मैं लौट रही हूँ आपके पास। मृत्युंजय जी, आपके पास मैं आती हूँ, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊँ। मृत्युंजय जी, आलोक जी ने तो बताया नहीं, आप फैसला करके बता दीजिए। बिहार की थाली में जो गया है उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कि बिहार की प्लेट में तो आपने पकोड़े और जलेबी डाल दी। राबड़ी जी कहते हैं झुंझुना है। तो क्या मिला है बिहार को, झुंझुना मिला है या पकोड़े जलेबी? पहले डिसाइड कर लीजिए, बताइए। देखिए अंजना जी, जो भी बिहार को मिला है, हाँ। ये कल के बजट में बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ है। ये तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में स्वीकृत, प्रस्तावित, आवंटित, निर्धारित एवं क्रियाशील पुराने प्रोजेक्ट तथा सड़क एवं पुल निर्माण, पर्यटन उद्योग, एयरपोर्ट संचालन, सभी योजनाओं को रिपैकेजिंग करके बजट में उसे विशेष पैकेज, विशेष सौगात का नाम देकर ये क्या बताना चाह रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में बिहार की बोली लगाई थी, कितना दूं, इतना करोड़ दूं, इतना करोड़, 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया था। 9 वर्ष बीत गए, ये कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई मौकों पर कई बार इसे स्वीकार किया है कि उसमें कुछ फूटी कौड़ी नहीं मिला। तो फिर यहाँ भी जुमलेबाजी, जैसे ये घोषणा हुई थी वही घोषणा ये साबित होगी। तेजस्वी यादव जी ने जब डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था, तो उस समय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिलकर के उन्होंने जो जो परियोजना कल बताई जा रही थी वो सब तेजस्वी यादव जी ने स्वीकृत करवाई थी। और ये ढोल पीट रहे कि हमने दे दिया। अरे 1,65,000 करोड़ वो कहाँ है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोली लगाई थी? और सबको पता है नैना जी कि प्रधानमंत्री जी के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए हाथ जोड़कर मांग की थी। आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं मिला बिहार को। बिहार की जनता का जो वाजिब हक है वो भी मार लिया गया। तिवारी जी, आप खड़गे जी को समझा दीजिए कि प्लेट में धूल है, पकोड़ा जलेबी नहीं है। देखिए आदरणीय खड़गे जी चूंकि जान रहे हैं कि अगर बिहार में मान लीजिए आज वो कह रहे हमने रोड में इतना दे दिया, पुल में इतना दे दिया। अरे भाई, ये पूरे देश का 10% आबादी बिहार का है। तो पकोड़े जलेबी नहीं मिला है ना? ठीक है, नहीं मिला है। आप यही कह रहे हैं कि नहीं मिला है। राजीव रंजन जी, आप बताइए। माना यह जा रहा है कि जो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नीतीश बाबू मांग रहे थे उससे पीछे हट गए, क्या वजह रही भाई? क्यों आप लोगों ने? और वो कह रहे हैं कि सब जितना जो आवंटन होता है नियम के तहत वही सबको जोड़ के बता दिया गया है इस विशेष पैकेज। देखिए, सबसे पहली बात है नीना जी, ये बातें जी ने भी कही और एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नीतीश की टिप्पणी पर तेजस्वी का हमला। दरअसल नीतीश कुमार ने विधानसभा में सामने बैठी एक विधायक पर टिप्पणी की थी। उनके बजट को लेकर समझबूझ पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने यह हमला किया है। नीतीश की टिप्पणी पर हमला करते हुए कहा है महिला विरोधी सोच। इसका भी एक जवाब राजीव जी देते ही चलिएगा। सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता नीतीश बन चुके हैं, ये तेजस्वी यादव ने लिखा है। हाँ नीता जी, मैं अपनी बात शुरू करूं? हाँ बोलिए। देखिए, ये अभी आपने भी दोहराया और सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी पहले ही कहा कि पहले विपक्ष ये तय कर ले कि बिहार को कुछ मिला है या नहीं। देखिए, ये सहकारी संघवाद या संघीय ढांचे की बात बार बार करने वाले लोग ये बिहार की जनता को केवल ये बता दे कि 6 दशक तक कांग्रेस की सरकारें बनी, उन्होंने बिहार को माल भाड़ा समानीकरण, शेष रॉयल्टी की दरों में दोहरे मानदंड, हर पंचवर्षीय योजना, चूंकि अभी इन्होंने कहा कि व्यक्ति को इकाई मान करके, इनके कहने का अर्थ मैं समझ सकता हूं कि सेंसस को आधार बना करके राज्यों का एलोकेशन होना चाहिए। तो ये बात तो बिहार के लोग पहले से कहते थे। उस दौर में कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? देश की दूसरी बड़ी आबादी होने का लाभ बिहार को मिला होता पहले, लेकिन ऐसे मानक अपनाए गए जिससे बिहार पिछड़ता चला। आज
अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पक्ष में बिहार में वातावरण बना और मानकों के आधार पर जब ऐसा लगा कि इसमें फिर समय निकलेगा और बजट का समय है, बिहार को जो कुछ मिल सकता है उस दिशा में हम प्रयास करें, तो मुझे ऐसा लगता है बिहार का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी है। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन और निसंदेह बिहार के 13 करोड़ लोग, कौन क्या बोलता है ये आने वाले चुनाव में जब इनका पूरी तरह से सफाया जनता करेगी, इसलिए कि बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान के खिलाफ बात करने वाले लोग, चाहे वो हेगड़े जी, ये खड़गे साहब हो या कांग्रेस के अन्य नेता, मुझे लगता है, या जो भी इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता हैं, उन्हें परहेज करना चाहिए। अगर 48 लाख करोड़ रुपए के बजटीय आकार 59 करोड़ रुपए के 59,000 करोड़ रुपए के आसपास बिहार को मिला और 15,000 करोड़ रुपए आंध्रा को मिला, तो ये जो पैमाना है समृद्धि का, विकास का पैमाना, जिस पर लगातार नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, जिन्होंने बार बार बिहार को एक पिछड़े राज्य के तौर पर माना, तो क्या एक समावेशी विकास की दृष्टि से जो पिछड़े राज्य हैं उनको विकास में आने का अवसर किसी सरकार को नहीं देना चाहिए? अगर ये नहीं देना चाहिए तो ये खतरनाक सोच है। इस सोच की वजह से कांग्रेस जमींदोज हुई है। अगर बिहार में कांग्रेस का नामलेवा नहीं बचा है तो ये एक बड़ी वजह है। आलोक शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं, मैं जल्दी से पूरा कीजिए। हाँ, पूरा कीजिए, बात खत्म कर, पूरा कीजिए। दूसरी एक बात बताइए, राजीव जी को एक बार दिखाइए मेरे साथ। राजीव जी, अब हम लोग मान लें कि बिहार का एकदम कायाकल्प हो जाएगा, अब लोगों को सड़कें, पुल, शिक्षा व्यवस्था, सब चीज में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि अरे तिवारी जी, ऑडियो आपका जा नहीं रहा है, काहे के लिए इतना चिल्ला रहे हैं? रुकिए ना, आ रहे हैं जी, इस बात से आप तिवारी जी आ रहे हैं। कि सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने हर वर्ष जीडीपी के ग्रोथ रेट में बेहतर हैसियत पाई और लगातार पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है। नहीं, राजीव जी, मैंने तो आपको खुद कहा, राजीव जी, मैंने ये बात आपको कहा कि जो भी आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो नतीजे हैं या जो नीति आयोग जिस तरह से निर्धारण करता है पिछड़े राज्यों की, उसकी पहचान में बिहार पिछड़ा राज्य है। इस बात को कौन नकार सकता है? मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारे पास जो संसाधन थे, अगर हमने डबल डिजिट, अरे तो हम वही तो पूछ रहे राजीव जी आपसे कि अब जबकि आपको इतना पैसा मिला है तो इसका कुछ कीजिएगा, कुछ परिवर्तन नजर आएगा, या फिर 1 साल बाद वही बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, बिहार को एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए? क्या हुआ, मतलब टैंजिबल बिहार के लोगों को क्या मिला? एक बार कुछ कमिट तो कीजिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। क्या विश्वास? एक बजट आपका फरवरी में फिर आएगा और ऐसे बजटीय ऐलान की जरूरत बिहार को आगे भी है। बिहार बेहतर तरीके से दिए जा रहे हैं पैकेजेस का इस्तेमाल कर पाए, ये ज्यादा आपके लिए सोचने का विषय होना चाहिए और हमें विश्वास है। हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। सीएम आपके हैं साहब। मैंने आपको कहा कि आप वही पैमाना रखेंगी। हाँ। कि हमने बेहतर किया या नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका पैमाना ये होगा भविष्य में कि आपने जो पैकेजेस दिए और जो हम लोगों से पूछा कि इसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, तो इस पर बिहार की जनता की मुहर क्यों लगती है? क्यों नीतीश कुमार से बड़ा स्वीकार्य कोई नेता बिहार में नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने बिहार के 20 वर्षों की सियासत में ऐसा क्या किया है जिस पर जनता को यकीन है कि उनके हर फैसले पर वो क्यों मुहर लगाती है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है राजीव जी। और ये पहेली तो मैं ऑन एयर भी बोलती हूँ। पिछली बार भी एक वहां पर के पत्रकार जुड़े थे जिन्होंने कहा पुरानी बात हो गए नीतीश कुमार। मैंने कहा नहीं भाई साहब, एक बार फिर उतनी ही सीटें लेकर आए हैं जितनी बीजेपी को आई है। आरजेडी भी कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई। नीतीश कुमार की ये पहेली है जो बिहार की जनता को समझना है, जो कि कभी अपने दम पर बहुमत नहीं लाते हैं, लेकिन सरकार बनाते हैं, चलाते हैं, घसीटते हैं और उसके बाद से फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, जनता का समर्थन मिलता है उन्हें। ये बात तो है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं भी चुनाव के वक्त हर राज्य में देश के पहुंचती हूं। जो बिहार की आज भी हालत है अन्य राज्यों के मुकाबले, राजीव जी मैं आपको कह रही हूं, निकल के देखिए कोई भी राज्य, उन राज्यों के मुकाबले स्थिति बहुत पिछड़ी है, कई दशक पीछे है बिहार। एक बार आलोक जी उनकी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मलुक नागर साहब मैं आपके पास आऊंगी।
आलोक जी वो कह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा, आपकी सोच ही बिहार विरोधी है। सबसे पहले आपकी सोच ही बिहार विरोधी है, वरना ये क्या तरीका होता है सर? बिहार को मिला तो उस पर कहें कि उनके प्लेट में आपने पकोड़े जलेबी डाल दिया, इसका क्या मतलब है? मैं उत्तर देता हूं। हमारी सोच हमेशा से बिहार और बिहारियों के पक्ष में रही। हमने 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट में जितना दिया बिहार में उसी का मैक्सिमम विकास हुआ, लेकिन उसके बाद क्या मिला और क्या नहीं मिला वो पूरे देश ने देखा। आज 10 साल से क्या मोदी जी ने एक्स्ट्रा दे दिया था वो जरूर बता के जाइएगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जेडीयू के प्रवक्ता ललन सिंह जी की तरफ से और नीतीश कुमार जी की तरफ से, दोनों की तरफ से महिलाओं के लिए जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की है, महिलाओं के ज्ञान के ऊपर और महिलाओं की बुद्धि के ऊपर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, अंजना जी अगर ये किसी कांग्रेसी ने कह दिया होता तो शायद आप सबसे पहले माफी मेरे से मंगवाती। आप स्वयं महिला हैं, आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए था कि क्या बिहार की महिलाएं बजट समझने लायक नहीं है? क्या बिहार की महिलाएं या बिहार की एमएलए या एमएलसी या सांसद या मुख्यमंत्री जो रही हैं, क्या वो बिहार के बजट को या बिहार के तमाम चीजों को नहीं समझ सकती हैं? क्या संसद के बजट को नहीं समझ सकती हैं? लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने सीनियर लोग दोनों थे और दोनों ने जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की हैं, इनको ऑन एयर माफी मांगनी चाहिए। अब पहली बात तो यही है कि हम तो राजीव राजीव जी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। एक सेकंड रुक जाइए आलोक जी, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था और नीतीश कुमार ने भी जो विधानसभा में बोला था उसको मैं भूली नहीं हूं, उसी के कंटिन्यूटी में देखती हूं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। और आलोक जी को मौका मिल गया एक ट्यूशन क्लास लेने का, क्योंकि ये लोग रोज हम लोगों को पत्रकारिता सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दीजिए। आखिर आपके नेता को हो क्या गया है? क्या प्रॉब्लम है उनकी? क्या प्रॉब्लम है राजीव जी? देखिए सबसे पहले देश से खड़गे साहब माफी मांगे। एक संघीय ढांचे की वकालत बार बार करते हैं, लेकिन बिहार के लिए पकौड़े और जलेबी जैसे शब्द बिहार को जिस तुच्छता का एहसास वो कराना चाहते हैं, इसका जवाब तो करारा जवाब बिहार की जनता दे। राजीव जी मत भटकिए, ये तो आपने बोल दिया। नहीं आप फिर वही लच्छेदार जलेबी बना रहे हैं। बड़ा सवाल है। टॉपिक दूसरा जो था राजीव जी, दूसरा प्रश्न था नीतीश कुमार के व्यवहार पर। अब वो सीरियल ऑफेंडर हो रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने पहले भी जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, मैं तो सुन के यकीन नहीं कर पाई कि वो आदमी किसी राज्य का मुख्यमंत्री है जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने, सुनिए सर, एक महिला विधायक की बजट पर समझ को लेकर इस तरह की बात करना, ये क्या तरीका है सर? क्या प्रॉब्लम क्या है आपके नेता में? उसके बाद दूसरे प्रवक्ता से आप पूछेंगी जवाब, मुझे वक्त तो दीजिए 30 सेकेंड। देखिए सबसे पहली बात, आपके शो में नीतीश कुमार जी के विजुअल्स आपने दिखाए थे जब उन्होंने पिछली बार अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी, और मैंने खुद कहा था ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था और उन्होंने ये महसूस किया था, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। इस देश के अनेक राजनेताओं के बड़बोले बोल हम लोग सुनते हैं, वो कभी माफी मांगते नहीं है। ये साहस और ये आत्मबल नीतीश कुमार जी का था कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके व्यक्तित्व और उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची ना। अगर वो सीरियल ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर है, आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, रिपीट ऑफेंडर जैसी है ना, जैसे शब्दों का कोई औचित्य नहीं, कैसे नहीं है सर? वो राज्य के एक महिला बजट क्या समझेगी? क्या बोल रहे हैं वो राजीव जी? बिहार की महिलाएं जानती है, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है उसको बिहार की जनता सोच को बदले ना, इस तरह की भाषा ना बोले किसी महिला के लिए। लेकिन मुझे लगता है वो गलत है राजीव जी। हाँ। जब आवश्यकता हुई, उन्होंने जब महसूस किया था, उन्होंने खुद माफी मांग ली थी। और इसीलिए आज मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए मेरी सलाह है, उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफी बिहार की जनता से मंगवानी चाहिए। कि ठीक है मलुक नागर साहब, अब रुक जाइए आलोक जी, समय मेरे पास सीमित रहता है, थोड़ा सा रुक जाइए। मलुक नागर साहब अभी तक एक बार भी शामिल नहीं हुए, कुछ ही देर बचा है मेरे डिबेट शो में। मलुक नागर साहब माफी के साथ थोड़ा लेट हो गया आप तक पहुंचने में, लेकिन कुल मिलाकर आज तस्वीर यह है, वो कह रहे हैं कि बिहार को दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, यूपी को नहीं दिया। आप यूपी वाले साथी हैं, आपको क्या लगता है? देखिए अंजना जी, पहले तो आपस में ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या आज की तारीख में जो विपक्ष है, ये तय कर लें। इनके कुछ लोग बोल रहे हैं बिहार को बहुत कुछ दे दिया,
आपस में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया, आंध्र प्रदेश को बहुत दे दिया। और बिहार के लोग इनके ही कांग्रेस के ही साथी कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, झुंझुना दे दिया। उधर से जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, कहते हैं बिहार को जलेबी दे दी, पकौड़े दे दिए। तो पहले ये तय कर लें कि बिहार को ज्यादा दिया या कम दिया। जहां तक बात है, जो साफ दिख रहे हैं, जो आज तक के सारा स्क्रीन पे चल रही है, जो पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि करीब करीब मिलता जुलता पूरे देश में हिस्से सिर्फ बांटा है। और जो सबसे बड़ी पहल माननीय प्रधानमंत्री ये सरकार ने करी है, जो बेरोजगारी के लिए जो बार बार इस समस्याओं को उठाते हैं, कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए, और जो 5 मुद्दों को दूसरों को सबको मिला के करीब 2 लाख करोड़ दिए हैं, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव देहात के जो किसानों के, जो पिछड़ों के, दलितों के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी की अंदर खत्म करना, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को जो पूरा ऊपर से लेके पूरे देश में गांव तक फैलाया है, उससे लड़के लड़कियां ट्रेंड होकर अपने कंपटीशन पे आके जगह जगह। आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से, उसके बाद सुधांशु जी से कंक्लूडिंग रिमार्क। जी बोलो आलोक जी। देखिए मैं केवल यही कहूंगा कि समर्थन की कीमत दी गई है। ये कोई बिहार के ऊपर कोई इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। अगर बिहार के ऊपर आपको लगता है कि विकास के लिए पैसा चाहिए था तो 10 साल तक आप क्यों खामोश बैठे थे? 10 साल तक क्यों नहीं कोई विशेष पैकेज दिया? 10 साल तक क्यों नहीं आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया? ये समर्थन की कीमत है। दूसरी चीज, बार बार राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि मिलना चाहिए था। अरे भाई, कोई फार्मूला तो बना होगा। क्या राज्यों को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किसी के भी कोई फार्मूला बना होगा कि इस बार बिहार इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है और इस बार आंध्र प्रदेश को इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है? वो फार्मूला सुधांशु भाई मुझे बता दें। मेरी नॉलेज में तो केवल यह है कि सीधा आपका फॉर्मूला क्या था? राज्यों को आवंटन में आपका फॉर्मूला क्या था, सीधा बताइए। मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूं। एक बात, पहली बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं तो आज भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एयरपोर्ट सिर्फ केंद्र सरकार देती है। हमारी सरकार आने से पहले 2 केवल फंक्शनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 7 फंक्शनल एयरपोर्ट हैं और कुल मिलाकर 14 होने वाले। फार्मूला बताता हूं। फार्मूला यह था कि वो राज्य जहां पर की बाढ़ की समस्या सीमा पार से आती है, अर्थात जहां से बाढ़ का ओरिजिन है, वहां पर नियंत्रण करने की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, उन्हें विशेष व्यवस्था दी जाए, जिसमें सबसे बड़ा राज्य बिहार है और दूसरे नंबर पे असम है। यहां की नदियों में जो बाढ़ आती है वो सीमा पार से आती है। दूसरा फार्मूला यह था कि एकमात्र राज्य बताएं जिसकी राजधानी अभी तक बनी नहीं है। बताए ना, कोई एक राज्य बताएं जिसकी राजधानी बनी नहीं पाई हो, क्योंकि वहां सत्ता बदल गई, फिर बीच में ना आगे बढ़ा था, तो उस आधार के ऊपर आंध्र प्रदेश को दिया गया। और सहयोग तो देखिए कि यही जिन राज्यों में सबसे ज्यादा जरूरतें थी, उन्हीं का साथ आपको मिला हुआ है सरकार चलाने के लिए।